नमस्कार। इस साल सिविक्स के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम जो जानकारी देखने वाले हैं वह है भारतीय संविधान। इस पूरे वर्ष में हम भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। उनमें से भारतीय संविधान के लक्षण, भारतीय संविधान की आवश्यकता, भारतीय संविधान के महत्व, विशेषताएं, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पहले प्रकरण से लेकर आखिरी प्रकरण तक हम केवल भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी देखने वाले हैं। अब भारतीय संविधान क्या है? यदि हम देखेंगे संविधान इसका मतलब क्या है, तो किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान इसका मतलब नियमों का समुच्चय है। जिस प्रकार से एखादा खेल खेलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों की आवश्यकता होती है। यदि नियम तय नहीं होंगे तो खेल सही तौर पर खेला नहीं जा सकता है। यदि नियम सही तौर पर नहीं होंगे तो खेलने में दिक्कत जाती है और खेल भावना वहां पे रह नहीं सकती है। जिस प्रकार से एखादे खेल में खेल के नियम आवश्यक है, उसी प्रकार से एखादा देश चलाने के लिए उस देश के कुछ नियम आवश्यक है। अब यहां पे हम जो उदाहरण देखने वाले हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में, यहां पे एक फुटबॉल का उदाहरण दे दिया है। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। इसमें आप में से ज्यादातर पर अब में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। बहुतों ने खेल खेला भी होगा। जैसे कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, ये खेल पैरों से संबंधित फुटबॉल का एक यह नियम है कि वो गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाहों से या हाथों से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथ में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह से हॉकी या क्रिकेट आदि भी खेलों के कुछ नियम तय होते हैं। इन खेलों में खेलों को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चल जाता है। बड़े बड़े समाजों में अलग अलग समुदाय का एक साथ रहते, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किए जाते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में यह ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान की इस प्रकार से हम व्याख्या देख सकते हैं कि जो देश चलाने के लिए आवश्यक नियमों का समूह है, नियमों का समुच्चय, नियमों का समूह, इन नियमों को लिखित रूप में रखना, उसको हम कहते हैं संविधान। इनको हम कहते हैं संविधान। अब कक्षा 7 और 6 और 7 में यदि हम देखेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों में पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की भी कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम इस साल पूरे तौर पर भारतीय संविधान और संविधान के विशेषताओं के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अब एखादे देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का बेहतर प्रारूप तैयार किया। 150 साल का जो अंग्रेजी हुकूमत था, उसके बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल रहा था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्षों से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दे दिया और संविधान सभा के कामों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। यदि आज हम देखेंगे तो आज भी कुछ देशों में, ज्यादातर देशों के पास अपना अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में हम उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। यानी लोकतांत्रिक देशों में तो संविधान होता ही है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में संविधान नहीं होता है। संविधान चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो चाहे वो अलोकतांत्रिक देश हो, सभी देशों में संविधान हो सकता है। हमें संविधान उसके लिए आवश्यक है कि सबसे महत्वपूर्ण यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। लगभग 150 साल हमारे देश में आजादी के लिए लग गए थे। 150 साल की गुलामी के बाद 150 साल के भीतर कई सारे समाज सुधारकों ने, कई सारे राष्ट्र पुरुषों ने, कई सारे देशभक्तों ने इस बात के ऊपर विचार किया, गहन अध्ययन किया और चिंतन किया, मनन किया कि हमारा भविष्य में देश कैसे होना चाहिए, और उसके बारे में जो चिंतन था वो इस संविधान में सूत्रबद्ध हो सकता है कि हमारा देश किस रास्ते पर चलेगा, किस पथ पर चलेगा। यानी संविधान यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। क्या लोकतांत्रिक होना चाहिए, क्या तानाशाही रवैया होना चाहिए। जिस पद्धति से भी जिस राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में कायम हो सकती है, उनको संविधान सूत्रबद्ध करने का प्रयास करता है या सूत्रबद्ध करता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लोग सभी बातों के ऊपर सहमत हो, क्योंकि कई सारे लोग एक बात से, और विशेष तौर पर भारत ऐसा देश है कि वहां पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की विविधता है। इतने सारे विविधता पूरे यूरोप में भी नहीं दिखाई देती है, इतनी सारी विविधता इस देश में है। तो क्या सभी इसके सभी समाज एक साथ इस प्रकार से रह सकते हैं, सहमत हो सकते हैं? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हो। यानी अंतर कितना भी हो, सामाजिक अंतर हो या राजनीतिक अंतर हो, लेकिन संवैधानिक नियमों के तौर पर हमने इस प्रकार के कुछ नियम बना दिया और हम सभी ने मिलकर ये तय कर लिया कि हम सभी के सभी उस आदर्शों के ऊपर चलेंगे। और ये इसके जरिए न केवल यह तय करती है कि सरकार किस तरह से होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित की जाती है, उनको जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। हम पूरे देशवासियों के भीतर इस प्रकार के आदर्श निर्माण करने का कार्य संविधान करता है। यानी संविधान के महत्वपूर्ण हम अभी तक दो लक्षण देखे या दो आवश्यकताएं देखिए। सबसे पहला कि हमारे देश के लिए आदर्शों का निर्माण करना संविधान का
एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान हमारे देश के लिए आदर्श निर्माण करता है और उन आदर्शों के ऊपर हम इस देश को चलाना चाहते हैं। अब आदर्श इसका मतलब क्या है? हम जिस व्यक्ति को भी आदर्श मानते हैं, संभवतः बहुत बार हम उस व्यक्ति की तस्वीर अपने सामने रखते हुए प्रयास यह होता है कि हम उनके पथ चिन्हों पर चले। उसी प्रकार से संविधान में भी इस प्रकार के आदर्शों को बताया जाता है कि हम उन रास्तों पर चले जिसके ऊपर हमारे आदर्श हैं, और बल्कि इतना ही नहीं तो उनका पूरी तरह से रक्षण भी किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक उदाहरण नेपाल का है। ये 1990 के दशक का एक नेपाल का उदाहरण है। नेपाल में उस वक्त राजतंत्र था। राजा वीरेंद्र वहां पे राज व्यवस्था संभालते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद नेपाल के इतिहास में एक अनोखी घटना हो चुकी थी। एक दिन उन्हीं के घर के एक व्यक्ति ने घर के पूरे राज परिवार के शायद 5 व्यक्तियों को मार दिया। और उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण वहां पे बहस छिड़ी गई कि किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र राजगद्दी पर आ चुके थे और उनके बाद फिर उन्होंने ही उस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों में अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादी और अन्य राजनीतिक दलों के एक साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य यहाँ के चित्रों में बताए गए हैं। अब इन बातों का मतलब क्या है कि यह समझने के लिए हम यहाँ पे ये उदाहरण देखें कि दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर नेपाल के ताजा इतिहास पर आधारित है। समाचार पत्रों के माध्यम से ही ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी गई। सवाल यह उठता है कि नेपाल में जब पहले से अब जैसे हम यहां पे देख रहे हैं कि 2002 12 साल तक वहां पे शासन व्यवस्था थी, 12 साल के लिए एक अंतरिम व्यवस्था की थी और वहां पे संविधान भी था, किंतु उसके बावजूद भी वहां पे एक नया संविधान बनाया गया। इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों थी? तो सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उससे नए संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान चाहिए था।
वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं थे जो आदर्श वो अपना मानते थे। यानी पहले का जो संविधान था वहां पे राजनीतिक व्यवस्था मुख्य रूप से संविधान में दर्शाई गई थी, या संविधान का जो ढांचा था वो राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन वहां के लोगों के लिए वहां पे लोकतंत्र महत्वपूर्ण हो गया और इसके कारण राजतंत्र के अब अपनी निष्ठा छोड़कर वो लोकतंत्र पर अपने निष्ठा या सिद्धांत या आदर्श बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना संविधान बदलना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बदल दिया था। जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते हैं, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की तरह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाए जा रहे हैं। ऊपर के चित्रों में दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का यानी पहला जो उद्देश्य है संविधान का वो है देश के लिए आदर्श प्रस्थापित करना। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक व्यवस्था तय करना। नेपाल में पुराने संविधान में यह कहा गया था कि देश राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण यह होता है कि कोई भी ताकत